आप देख रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज। इस सीरीज में हम लोग जनरल स्टडीज के हर एक सेक्शन, सामान्य अध्ययन के हर एक सेक्शन को डिटेल में कवर करेंगे। चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर एक सेक्शन को डिटेल में कवर करेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन के थ्रू यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ करके क्लास में ही सारी की सारी चीज़ों को याद करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, इस सीरीज के बाद आपके लिए जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं वो बहुत आसान हो जाएँगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और साथ ही साथ दोस्तों में परीक्षा हॉल 247 को शेयर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी अच्छे से अच्छे कंटेंट आप तक पहुँचाने के लिए। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट ले रहे हैं? पॉलिटी में भारत का संवैधानिक विकास हम लोग देखेंगे। तो पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं और पॉलिटी को पूरी तरह से घटना चक्र से कवर करेंगे, ताकि साथ ही साथ हिस्ट्री को उसके बाद जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है सब कुछ घटना चक्र से ही हम लोग कवर करेंगे। और इसमें क्वेश्चन बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगा, तो अगर आप किसी भी मीडियम से हैं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के संवैधानिक विकास। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि जो भारत का संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रूपी जो अभी आप महल देख रहे हैं, जो एट प्रेजेंट भारत का जो संविधान देख रहे हैं, क्या यह एक दिन में बनाया गया है, एक दिन में बन गया, या फिर इसके पीछे एक लंबी कहानी है, इसके पीछे का एक लंबा इतिहास रहा है। और उन सब विकास की सीढ़ियों को एक एक करके, एक एक पिलर को जोड़ करके भारतीय संविधान रूपी अभी महल हमारे सामने खड़ा है। तो जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के विकास का, इतिहास का एक लंबा कहानी है, जिसमें कि हम लोग यह कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, तो आई थी वो व्यापार करने के लिए, लेकिन समय बीतते गया और ये आप जानते होंगे समय बीतने के साथ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारतीय व्यापारी ना रह करके भारत में प्रशासक के रूप में काम करने लगा, यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने लगा, यहाँ का राजनीतिक जो अधिकार है वह भी अपने हाथ में उसने ले लिया था, कैप्चर कर लिया था। तो उस समय भारत के प्रशासन को चलाने के लिए, भारतीय प्रशासन को चलाने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ अधिनियम एक्ट, चार्टर एक्ट को क्या किया गया, पारित किया गया। और उन सब अधिनियम एक्ट के द्वारा, उन सब अधिनियम एक्ट का जो झलक है वो भारतीय संविधान में अभी दिखाई देता है। तो भारतीय संविधान के विकास को दो पार्ट में करके देखा जाता है। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो नियम बनाए गए, और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के तहत अधीन जो नियम और कानून बनाए गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो कानून और नियम बनाए गए, तो सबसे पहला जो कानून बनाया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और वहां से लेकर के 1853 के एक्ट तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये अधिनियम आए। और उसके बाद 1857 की क्रांति, आप लोगों को पता होगा, 1857 की महान स्वतंत्रता की क्रांति। और इस क्रांति के बाद ब्रिटिश अंग्रेजों का जो है नींव हिल चुका था भारत में। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे के सारे प्रशासनिक अधिकार छीन करके डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में भारतीय प्रशासन को ले लिया। और 1858 से लेकर के 1947 तक जो भी अधिनियम, एक्ट, नियम, कानून जो भी यहाँ पर इसने पारित किए, उन सब एक्ट का भी भारतीय संविधान में झलक दिखलाई देता है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन के माध्यम से, वहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन के माध्यम से सब कुछ समझते हैं, लेकिन आपको क्लास बहुत ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग तो जानते ही होंगे, आप नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपको आसानी से चीजें समझ में आएंगी। इसके शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पर करवाया जाएगा, समरी में सारा कुछ करवाया भी जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। तो सबसे पहले आप बताएंगे किस एक्ट के तहत। अगर अगर आप जो होमवर्क सीरीज है उसे आप कवर कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी अधिनियम को कहा जाता है कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव इसी एक्ट के द्वारा पड़ा था। ब्रिटिश संसद के केंद्रीय प्रशासन की नींव, और इसका झलक आपको भारतीय संविधान में भी जो केंद्रीय प्रशासन आप देख रहे हैं, आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं भारत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का झलक दिखलाई देता है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर बहुत सारा
भ्रष्टाचार होने लगा, तो ब्रिटिश संसद ने ये नियम निकाला था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भ्रष्टाचार कुव्यवस्था को दूर करने के लिए। सबसे पहले इसने क्या किया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या कहा? बंगाल के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाएँगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम लिख नहीं सकते, लेकिन जो बोल रहे हैं उन सब बातों पर आपको ध्यान देना है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया और आप बताएँगे कि सबसे पहला बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। वॉरेन हेस्टिंग्स। अच्छा, बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल अब काम-काज कैसे करेंगे? तो उसके काम-काज करने के लिए, उसके सहायता के लिए 4 मेंबर वाला 4 मेंबर वाला 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसका नाम था गवर्नर जनरल का परिषद। तो वो परिषद में कौन-कौन से सदस्य शामिल थे, तो आपको बताना होगा साथ ही साथ। फ्रांसिस था, क्लेवरिंग था, मानसन था तथा बारविल था। आप लिख सकते हैं, अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख सकते हैं फ्रांसिस फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मैनसन तथा बारविल, ये जो 4 मेंबर थे बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में से एक थे। अच्छा, बंगाल के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया कि अब जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का बनाया जाएगा और 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बन करके तैयार हुआ। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अगला क्या है कि पिट्स का भारत अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की अगर बात करें तो इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था कि अब जब 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके बाद भी कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार कंपनी में दूर नहीं हो रही थी, या फिर कुछ और इसमें अमेंडमेंट किया गया, एक्ट में कुछ प्रावधान लाया गया। इसमें क्या था कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार और राजनैतिक अधिकार को यहीं पर अलग-अलग किया गया था। तो याद रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक व्यापारिक तथा राजनैतिक अधिकार को अलग-अलग किया गया था, ठीक? कंपनी के व्यापारिक तथा राजनैतिक अधिकार को। यहाँ पर आप जानते होंगे कि कंपनी के देख-रेख के लिए कंपनी का जो मेंबर जो हेड था, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे निदेशक मंडल कहा जाता है, निदेशक मंडल का गठन किया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक यहाँ पर क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि निदेशक मंडल बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया किस अधिनियम के तहत? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया, गठन किया गया। और इसमें क्या कहा गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक गतिविधियों को देखेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक गतिविधियों को देखेंगे। कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों को कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखेगा? राजनीतिक गतिविधियों को देखेगा। तो याद रखिएगा, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक गतिविधियों को पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा अलग-अलग किया गया और इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का इसका स्थापना किया गया था, निदेशक मंडल का स्थापना किया गया था, जिसमें कि यह राजनीतिक गतिविधियों को देखने के लिए इसे बनाया गया था। तो इसके बारे में आप लोग देख लिए। अगला है चार्टर एक्ट 1813। तो इस एक्ट के तहत क्या कहा गया था? तो चार्टर एक्ट 1813 में कहा गया था कि देखिए, भारतवर्ष में अब भारतीय हमारे साथ काम करेंगे, भारतवर्ष के लोग हमारे साथ काम करेंगे, या फिर कैसे वो लोग यहाँ पर समझेंगे हमारी बातों को, तो यहाँ पर शिक्षा के लिए, ठीक है, एजुकेशन के लिए, याद रखिएगा, चार्टर एक्ट 1813 के तहत क्या कहा गया था कि भारतीयों की शिक्षा के लिए यहाँ पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया हम लोग खर्च करेंगे, ठीक है? भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करेंगे प्रतिवर्ष। तो ये मत समझिएगा कि ये अंग्रेज जो थे, ये गोरे जो थे, हमारे ऊपर मेहरबान थे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कमीना लोग था। तो आप लोग इस बात को जानते ही हैं, यहीं के पैसा को लेकर के यहाँ पर एजुकेशन में खर्च करेंगे 1 लाख रुपये 1 लाख रुपये या प्रति वर्ष खर्च करेगा। और 1 लाख रुपया जो यह खर्च करेगा, ये कहाँ से आएगा और किस-किस के लिए क्या बनाया गया था, ये सब के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और इसी एक्ट में कहा गया था, चार्टर एक्ट 1813 में ही कहा गया था कि अब जो है भारतवर्ष के साथ कंपनी का, केवल कंपनी ही व्यापार नहीं करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार नहीं करेगी। अब ब्रिटिश मतलब जितने भी ब्रिटिशर्स हैं, वो लोग भी भारत में आकर व्यापार कर सकते हैं, मतलब वो लोग भी लूट खसोट सकते हैं भारत को आकर के, लेकिन हम लोग चाय और चीन के साथ व्यापार करेंगे अकेले। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कहा कि तुम लोग भी आकर के लूटो खसोटो, जितना चाहते हो लूटो खसोटो, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अभी चाय और चीन के साथ व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। तो याद रखिएगा, चार्टर एक्ट 1813 में भारतीयों के लिए शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये प्रति वर्ष हर एक साल खर्च करने का प्रावधान किसमें आया? चार्टर एक्ट 1813 में। चाय और चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार रखा गया, बाद बाकी सारे व्यापार ब्रिटिशर्सों के लिए खोल दिया गया, इसके लिए खोल दिया गया, ठीक? अच्छा, 1833 के चार्टर एक्ट में क्या आया कि देखिए, अब जो है इसने इसने कहा चार्टर एक्ट 1833 में कि अब जो है ब्रिटिशर्स, जो जब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग व्यापार नहीं करेंगे, ठीक है? 1833 के जो क्या बोलते हैं
चार्टर एक्ट के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग व्यापार नहीं करेंगे, ये लोग अब व्यापारिक गतिविधियों को छोड़ देती हैं, अब केवल यह राजनीतिक कार्यभार संभालेंगे, राजनीतिक यानी कि प्रशासन का काम करेंगे। तो पूरी तरह से व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और सारे लोगों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, हर एक अंग्रेजों के लिए भारत में आकर के आप लोग लूट खसोट कर सकते हैं, ये खोल दिया गया किसके तहत? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत, चार्टर एक्ट 1833 के तहत। अच्छा, इसमें एक और बड़ा प्रावधान हुआ था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो अब क्या कहलाएगा? पूरे भारतवर्ष का गवर्नर जनरल। याद रखिएगा, 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, वो पूरे भारतवर्ष का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ये कौन से एक्ट में कहा गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया था। और इसमें जो पूरे भारतवर्ष का बंगाल का गवर्नर जनरल, पूरे भारतवर्ष का गवर्नर जनरल कौन बना? पहला तो वो था विलियम कैवेंडिश बेंटिक। कौन था? विलियम कैवेंडिश बेंटिक, या फिर आप कह सकते हैं विलियम बेंटिक जो था उस समय वही था बंगाल का गवर्नर जनरल, और उसी को बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। तो सबसे लास्ट का बंगाल का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, सबसे शुरू का भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद इसी एक्ट के तहत क्या कहा गया था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है, उसमें कानूनी सदस्य को शामिल किया जाएगा, चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य को शामिल किया जाएगा, और मैकाले पहला कानूनी सदस्य था गवर्नर जनरल की परिषद का। ये इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर हम लोगों ने चार्टर एक्ट 1813 में एक बात यहाँ पर नहीं यहाँ पर शामिल किए कि मिशनरियों का सबसे पहले मिशनरी, इंग्लिश मिशनरियों का भारत आकर के यहाँ पर काम वाम कर सकता है। चार्टर एक्ट 1813 में ये अनुमति दिया गया था। इंग्लिश मिशनरी भारत में आकर का कामकाज कर सकते हैं। ये कौन से एक्ट में अनुमति दिया गया था, परमिशन दिया गया था? ये चार्टर एक्ट 1813 में दिया गया था। तो हम लोगों ने यहाँ पर जितना भी है उसको यहाँ पर कवर कर दिया। अब चलते हैं आगे। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो पहला है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी। दूसरा यहाँ पर कथन है कि लेमेंस्टर इस न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो कलकत्ता में जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान था कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, वो कौन होगा? सर एलिजा इम्पे होगा, ऐसा इसमें कहा गया था, सर एलिजा इम्पे। तो यहां पर कहा गया लेमेस्टर, तो बताइए गलत है या सही? सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश होंगे, और इसको असिस्ट करने के लिए, इसको सहायता देने के लिए तीन अन्य न्यायाधीश यहाँ पर क्या किया गया था? अपॉइंट किया गया था, नियुक्त किया गया था, जिसका नाम है चैम्बर। याद रखिएगा, चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। इसका मतलब है कि ये जो लेमेस्टर है वो मुख्य न्यायाधीश तो नहीं था, लेकिन अन्य जो तीन न्यायाधीश था असिस्ट करने के लिए, सहायता देने के लिए, किसको? एलिजा एम्पे को, वो था। तो लेकिन यहाँ पर बात है कि यहाँ बोला गया मुख्य न्यायाधीश, तो ये गलत है। यहाँ पर आप अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सही है, तो आपको बताना होगा कि केवल एक सही है, बाद बाकी सब गलत है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि नियंत्रण नियंत्रण परिषद की यहाँ सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसमें क्या था? इंग्लिश नहीं आ सकता था, तो इंग्लिश यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल बोर्ड या फिर कंट्रोल काउंसिल, ये सब कब किया गया था? तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में यह प्रावधान किया गया था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका व्यापारिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार को अलग अलग कर दिया गया था। उसमें यह कहा गया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक गतिविधियों को देखेंगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसका कि गठन इस अधिनियम में किया गया था, नियंत्रण परिषद का स्थापना इस अधिनियम में किया गया था, 1784 के अधिनियम में किया गया था। उस अधिनियम में कहा गया कि राजनीतिक गतिविधि को कौन देखेगा? नियंत्रण परिषद देखेगा। तो याद बताइए कि नियंत्रण परिषद की स्थापना किस में करी गई? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत करी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कौन से एक्ट के तहत की गई थी? तो नियामक अधिनियम हिंदी में कहा गया, और इंग्लिश में इसी को कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कौन से
अधिनियम में दिया गया था। तो अभी हमने बात किया था कि चार्टर अधिनियम 1813 के तहत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति दी गई थी और इसी एक्ट में कहा गया था कि भारतवर्षों में भारतीयों के लिए प्रति वर्ष हर एक साल 1 लाख रुपए हम लोग खर्च करेंगे। 1 लाख रुपए हम लोग एजुकेशन पर खर्च करेंगे और यहाँ के लोगों को पढ़ाएंगे, यहाँ के लोग पढ़ेंगे, हमारे साथ काम करेंगे, लोग सभ्य बनेंगे, सोशलाइज्ड बनेंगे, ऐसा उन लोगों का वक्तव्य था। लेकिन ये लोग पूरी तरह से गलत थे और गलत क्या थे, यहाँ के संस्कृति को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ का जो मोरल वैल्यू इतना हाई था, लोग इतने ईमानदार थे कि इसको लेकर के मैकाले ने कहा कि अगर यहाँ पर गुलाम बनाना है लोगों को, यहाँ पर शासन करना है, तो यहाँ की संस्कृति को तोड़ना होगा, यहाँ की शिक्षा पद्धति को तोड़ना होगा, यहाँ के मोरल वैल्यूज को तोड़ना होगा और इसके लिए एजुकेशन मतलब एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन को यहाँ पर थोप दिया गया और मैकाले, उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे, नहीं तो बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए, चार्टर अधिनियम 1813 में इंग्लिश मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति दे दी गई और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो है चार्टर अधिनियम 1833 के तहत करी गई थी, जिस अधिनियम में यह कहा गया था कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेंगे, पूरी तरह से राजनीतिक गतिविधियों को देखेंगे। तो यहां से क्या था कि व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, जो कि थोड़ा सा रखा गया था 1813 में चीन और चाय के साथ व्यापार। ठीक है, तो पूरी तरह से यहां पर समाप्त कर दिया गया था। ये सब हमने देखा था। 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बन गया बंगाल के गवर्नर जनरल के जगह पे और भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था, विलियम बेंटिक था। ये सब हम लोगों ने देखा था। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये तो देख लिया, इंग्लिश में है, आप देख सकते हैं। यहां देखिए कि निम्न में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। क्या 1813 का चार्टर एक्ट से अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? जी हाँ, क्योंकि इसी में कहा गया था कि अब अंग्रेजी को पढ़ाया जाएगा या फिर भारतीयों के एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा, 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। तो ये किस अधिनियम में, किस लैंग्वेज में पढ़ा था? अंग्रेजी में ही पढ़ा था। तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। अगर कहा जाए 1813 का चार्टर एक्ट, तो कोई गलत नहीं होगा। दूसरा यहां पर है जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन 1823 में किया गया था। बिल्कुल सही बात है, 1823 में जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था और इसको क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि आपको क्या करना है कि जो भारतवर्ष में 1813 में हमने कहा है चार्टर एक्ट में कि 1 लाख रुपए हम लोग खर्च करेंगे, उस 1 लाख रुपए का अरेंजमेंट आपको करना होगा। जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस को ऐसा कहा गया था और इसका स्थापना किया गया था 1823 में। और एक देखिए, प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद, तो यहां ये भी है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव मतलब अंग्रेजी शिक्षा का एक कारण ये भी है, प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद। प्राच्यविद का मतलब ये होता है कि जो अभी प्राचीन काल से जो ट्रेडिशनल, जो परंपराओं से जो परंपरावादी शिक्षा है या फिर जो प्राचीन काल से शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर जो भारत में चली आ रही थी, उसे प्राच्यविद शिक्षा कहते थे। और आंग्लविद यानी कि जो अंग्रेजी शिक्षा थी, उसको आंग्लविद शिक्षा या फिर एंग्लिसिस्ट कह सकते हैं। तो प्राच्यविद के बहुत समर्थक थे, तो कोई आंग्लविद के समर्थक थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी अंग्रेज हमारे फेवर में नहीं था। बिल्कुल इस बात को मत सोचिए कि कोई कहता था कि नहीं नहीं, जो यहाँ पर लोग पढ़ रहे हैं उसको ही पढ़ने दीजिए, या फिर कोई कहता था कि नहीं अंग्रेजी पढ़ाइए। तो जो बोलता था कि जो यहाँ लोग पढ़ते आ रहे हैं उसको पढ़ने दीजिए, वो ऐसा नहीं कि यहाँ के लोगों का भला सोचते थे। वो ये सोचते थे कि जिस स्थिति में है उसको उसी तरह से रहने दो, ये इसी स्थिति में रहेगा तो हम इसे गुलाम बना सकेंगे। एक बोलता था कि इसे हम अपने अंडर में किस तरह से खटा सकते हैं, अगर ये हमारी बातों को समझेगा तब ना। तो ऐसा करके ये लोग आपस में वाद विवाद था। तो चलिए, यहाँ से हम लोगों ने देख लिया सारी की सारी चीजों को। आगे देखते हैं कि अच्छा, इसका क्या हो जाएगा आंसर एक बार देख लेते हैं। एक और दो सही होगा, दो सही होगा, केवल एक और तीन, या फिर एक दो तीन, तो तीनों सही होगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो है वह 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भी पड़ा, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस के द्वारा भी पड़ा। अगला, प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद। अच्छा, इसमें एक बात हम लोग कह सकते हैं कि जो एंग्लिसिस्ट या फिर आंग्लविद शिक्षा के जो समर्थक थे वो कौन थे भारत में? आंग्लविद शिक्षा के समर्थक आपको याद रख लेने हैं, ट्रेवेलियन। ठीक है, कौन थे? ट्रेवेलियन। और जो प्राच्यविद यानी कि ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के जो समर्थक थे वो कौन थे? प्रिंसेप प्राच्य थे। एच टी प्रिंसेप याद रखिएगा। एच टी प्रिंसेप ने कहा कि जो भारत के लोग हैं उसे प्राचीन काल की शिक्षा दीक्षा में ही पढ़ाया जाए, और ट्रेवेलियन ने कहा नहीं नहीं, अंग्रेजी पढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। अब किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो आप लोग इस अधिनियम के बारे में
जानते होंगे यह अधिनियम कौन-सा अधिनियम है, ये आपको बताना होगा। तो आप जो है बता सकते हैं कि 1813 का चार्टर अधिनियम में ऐसा कहा गया था कि भारत भारत के साथ व्यापार केवल कंपनी नहीं करेगी, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी, बल्कि ब्रिटिशर्स जितने भी अंग्रेज हैं, सब आकर यहाँ पर लूट-खसोट कर सकते हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी चाय का व्यापार जो है केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और चीन के साथ व्यापार है केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। बाद बाकी जितने व्यापार हैं, जितना लूटना है, आप लोग यहाँ पर आकर के लूट सकते हैं। तो 1813 का चार्टर अधिनियम यहाँ पर सही हो जाएगा। 1833 के चार्टर अधिनियम में और इसका मूड खराब हो गया कि यहाँ पर क्या था कि यहाँ का प्रशासन जो है ये संभल नहीं रहा है। किससे? प्रशासनिक व्यवस्था भी, राजनीतिक व्यवस्था भी संभल नहीं रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो कहा कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी, सुनो तुम इधर आओ, तुम जो है केवल अब व्यापार नहीं, यहाँ पर व्यापार करोगे ही नहीं, ठीक है? तुमको व्यापारिक गतिविधियों में अब ध्यान नहीं देना है ज़्यादा, तुम अब राज-काज सँभालो और व्यापार देख लेंगे ब्रिटिशर्स। आखिर यहाँ से लूट करके लेके जाएँगे तो वो तो हमारे पास ही तो लेकर के आएँगे, हमें ही तो फ़ायदा होगा, इसीलिए तुम यहाँ पर राज-काज करो, प्रशासन करो, गुलाम बना करके रखो और यहाँ पर कि लोगों का मुँह आवाज़ ना उठा सके, ऐसा तुम काम करो। तो ये चीज़ 1833 का चार्टर अधिनियम में किया गया था। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया, आगे हम लोग देखते हैं। कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के व्यापार के साथ छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए, यानी कि जो कंपनी ने अपने अधिकार में कुछ भारतीय राज्य, कुछ भारतीय क्षेत्र को लिया गया था, जिसे कहा जाता था ब्रिटिश क्राउन के अधीन वाला राज्य या फिर क्षेत्र, उसकी संप्रभुता को और ज्यादा स्ट्रांग कर दिया। बिल्कुल सही है। 1813 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के द्वारा ये ऐसा मतलब यहाँ पर जो भारतीय राज्य क्षेत्र या फिर जो ब्रिटिश राज का जो क्षेत्र था उसकी संप्रभुता को और सुदृढ़ करने का काम किया था। लेकिन भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। क्या ऐसा है? क्या 1813 के अधिनियम के द्वारा ऐसा हुआ था कि भारत का रेवेन्यू, इंडियन रेवेन्यू पूरी तरह से ब्रिटिश संसद के कंट्रोल में आ गया था? तो नहीं, 1813 के अधिनियम के द्वारा ऐसा नहीं हुआ था। आपको यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, 1813 का चार्टर अधिनियम, इसमें तो कहा गया कि व्यापार जो है सब कोई करो, बस चीन और चाय के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। दूसरा क्या था? 1813 के अधिनियम के द्वारा ऐसा कहा गया था कि कंपनी 20 वर्ष और अगले 20 वर्ष के लिए भारतवर्ष में या फिर भारतवर्ष में जो ब्रिटिश क्षेत्र है, जो ब्रिटिशों ने अपने अधीन में कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया, उन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व पूरी तरह से किसको सौंप दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। 1813 के अधिनियम के द्वारा 20 साल बाद अब हम लोग बात करेंगे। अब 20 साल के लिए तुम लोग राज करो, काज करो, रेवेन्यू देखो, राजस्व देखो, सब कुछ तुम देखो यहाँ पर 20 साल के लिए। ऐसा तो कहा गया था, लेकिन पूरी तरह से राजस्व का, भारतीय राजस्व का कंट्रोल ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आया था। कब? 1857 की जब क्रांति हुई थी। याद कीजिए कि 1857 की जो महान क्रांति हुई थी, उसके बाद 1858 का अधिनियम आया था। 1858 के अधिनियम के बाद अब कहा जा सकता है कि ब्रिटिश संसद के डायरेक्ट कंट्रोल में यहाँ का प्रशासन आ गया, यहाँ का राजस्व आ गया, यहाँ का रेवेन्यू आ गया और ये कहा जा सकता है कि 1858 का जो अधिनियम आया था, अब ब्रिटिशर्स ने या फिर ब्रिटिश संसद ने सोचा कि यहाँ पर किस प्रकार से हम लोग डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे। तो इसके लिए ब्रिटिश संसद के एक मंत्री को उठाया गया और बोला गया कि आप जो है भारत की गतिविधि पर पूरी तरह से ध्यान देंगे, भारत के प्रशासन पर पूरी तरह से आपको ध्यान देना होगा और एक पद का गठन कर दिया गया जिसका नाम था भारत सचिव। क्या था? भारत सचिव या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का गठन किया गया, भारत सचिव, और कहा कि आप जो है पूरी तरह से अब भारत पर प्रशासन, राजकाज को देखेंगे। अब हम लोग मतलब डायरेक्ट अब कंट्रोल करेंगे भारतीय प्रशासन का, भारतीय राजस्व का डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे। ब्रिटिश संसद ने ऐसा कहा और कहा कि भारत सचिव जो है भारत के लिए काम करेगा। तो भारत सचिव का जो कार्यालय है, भारत सचिव का ऑफिस का सारा खर्चा कहां से वहन होगा? ये भारत से ही होगा। ऐसा कमीना लोग जो यहां से एकदम लूट खसोट के, हम लोग आगे हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे यहां पर लूट खसोट किया और जो दादा भाई नेरोजी हैं उन्होंने क्या बताया था कि यहां से कैसे ये लोग लूट करके लेकर के जाते हैं। तो पूरी तरह से हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो भारत सचिव का यहां पर गठन किया गया, भारत सचिव के पद का। और
तब से कहा जा सकता है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो 1813 नहीं, केवल यहाँ पर सही होगा 1 और 2। क्या आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है? तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। अब देखिए किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? बताइए कौन-सा ऐसा अधिनियम था जिसने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में, अपने ही देश के प्रशासन में, अपने ही देश के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो ये था चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 इसके बारे में हम लोग पहले भी बात किए हैं। 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और 1833 के अधिनियम में जो धारा संख्या 87 था, 87 याद रखिएगा, जो 1833 का धारा संख्या क्या बोलते हैं 87 था, इसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय को या फिर हम जो भारतवर्ष में जिस क्षेत्र पर अधिकार किए हैं, उन सब क्षेत्र के लोगों का जन्म के बिहाफ़ पर मतलब उसके जन्म के आधार पर, उसका वंश है, उस वंश किस वंश का है इसके आधार पर, या फिर उसका वर्ण कलर के आधार पर, वो रंग गोरा है, काला है, इसके आधार पर, उसके धर्म के आधार पर या फिर इन सब के आधार पर आप कंपनी के किसी भी पोस्ट पर ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये लोग इन सब के आधार पर ये लायक नहीं हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, कलर के आधार पर, धर्म के आधार पर हम नहीं कह सकते कि यह कंपनी में काम करने या फिर कंपनी के किसी पोस्ट में काम करने के लायक नहीं है। ये धारा 87 में कहा गया था और आप अभी देखते होंगे मौलिक अधिकार में इसका झलक आपको दिखाई देता होगा कि मौलिक भारतीय संविधान के अभी अनुच्छेद 15 में ऐसा कहा गया है कि किसी का जन्म, जाति, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो यही सब विकास की सीढ़ी बनी संविधान के विकास का, ठीक है? तो यहाँ से क्या आ गया 87 के आधार पर ऐसा कहा गया था, ठीक है? अब ये हम लोग देख लिए कि चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से ही भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेने का कुछ संभव बनाया था। अब अगला देख लेते हैं हम लोग क्या है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि किस अधिनियम के अंतर्गत, कौन-सा ऐसा अधिनियम था जिसके अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो आपको इसके बारे में थोड़ा-सा बैकग्राउंड पहले समझा देते हैं, उसके बाद ये समझ में आएगा। जैसे कि आपने सुना होगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इससे पहले एक अधिनियम था जिसका नाम है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारतवर्ष में विधानसभा या फिर विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। तो याद रखिएगा अभी जो आप विधानसभा जो संसदीय व्यवस्था आप लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान में, तो उसकी शुरुआत आपको कहाँ से देखने को मिलेगी? वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से विधानसभा या फिर विधान परिषद की गठन का प्रावधान किया गया और इस अधिनियम में कहा गया कि जो भारत का वायसराय होगा, वो भारतवर्ष के कम से कम 6 या फिर अधिक से अधिक 12 लोगों को इसमें नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है? ये याद रखिएगा। अच्छा, 1892 में जो भारतीय परिषद अधिनियम है, उसके तहत क्या कहा गया? तो उसके तहत कहा गया कि केंद्रीय या फिर जो प्रांतीय विधान परिषद जिसकी शुरुआत 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में कर दी गई थी, उस अधिनियम के बाद से केंद्रीय या फिर विधान परिषद में सदस्यों की या फिर मेंबर्स की संख्या में वृद्धि कर दी गई। किसमें? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। इसमें कहा गया कि अब वायसराय कम से कम 10 या फिर अधिक से अधिक 16 भारतीय लोगों को भारतीय विधान परिषद में या फिर केंद्रीय विधान या प्रांतीय विधान परिषद में नॉमिनेट कर सकते हैं 1892 के अधिनियम के तहत। तो ये आप लोग एक बात सुन लिए। दूसरा यहाँ पर 1892 के अधिनियम में ही कहा जाता है कि चुनाव पद्धति या फिर जो मतदान पद्धति अभी आप लोग देख रहे हैं इलेक्शन सिस्टम, उस पद्धति का शुरुआत कौन से अधिनियम के द्वारा करा गया था? उस पद्धति की शुरुआत भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत चुनाव पद्धति की शुरुआत हुई। हालाँकि ये पद्धति जो चुनाव होती थी, उस समय अप्रत्यक्ष थी। कैसा? अप्रत्यक्ष था। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता था, जैसा अभी
ये राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राज्यपाल का चुनाव होता है, उसी प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता था। लेकिन चुनाव पद्धति का शुरुआत 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम से हुई। उसके बाद जब कभी भी 1892 परिषद अधिनियम में ऐसा कहा गया कि जब कभी भी भारतीय विधान परिषद में बजट पेश किया जाएगा, अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा बजट पेश किया जाएगा, तो उस बजट में भारतीय लोग या फिर जो भारतीय सदस्य होंगे, वो बहस कर सकते हैं, ठीक है? वो बहस कर सकते हैं, यानी कि भारतीय लोग वहाँ पर बहस कर सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं, यानी कि पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, ये क्यों, ऐसा क्यों? ये पूछ सकते हैं। लेकिन वोट देने का अधिकार इन लोगों को अभी नहीं दिया गया था। तो याद रखिएगा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो केंद्रीय या फिर प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, बढ़ाया गया, चुनाव पद्धति का शुरुआत हुआ। हालाँकि यह चुनाव पद्धति अप्रत्यक्ष था। उसके बाद बहस करने का जो बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, प्रश्न भी पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन वोट देने का अधिकार अभी नहीं था किसे क्या बोलते हैं भारतीय सदस्यों को। तो ये हम लोगों ने देखा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1909 है और 1919 है, तो इसके बारे में हम लोग आगे भी बात कर लेंगे। अब जो ये क्वेश्चन है, प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक ब्रिटिश भारत में जब ब्रिटिश शासनकाल था, उस समय का भारत, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो क्या बोल सकते हैं कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? यानी कि मुसलमानों को अलग से जो निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, मुसलमानों को अलग से मताधिकार दिया गया, तो ये सब की शुरुआत कौन से अधिनियम के द्वारा कराई गई थी? तो याद रखिएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 या फिर इसी को कहा जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम को 1909 को मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय जो भारतवर्ष का भारत सचिव था, जिसके पद की स्थापना कब करी गई थी, जिसके पद का गठन कब किया गया था, तो आप लोगों ने देखा था इससे पहले 1858 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत भारत राज्य सचिव या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का गठन किया गया था और उसके बाद से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे, जो भारत सचिव बने थे, तो इस समय 1909 में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे या फिर भारत सचिव थे, वो कौन थे? वो थे मार्ले। और जो यहाँ का ये भारत सचिव था और उस समय जो यहाँ का गवर्नर जनरल था, जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता था भारत सचिव के, यानी कि ब्रिटिश संसद का जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव भारत में रहता था, गवर्नर जनरल, वो कौन था उस समय या फिर वायसराय कौन था उस समय? तो आप कह सकते हैं कि उस समय था मिंटो। कह क्या सकते हैं? यही था, मिंटो था। इसीलिए कहा जाता है दोनों को मिला करके मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909। और याद रखिएगा जो मिंटो था, इसको कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, क्योंकि इसी के समय में भारतीय मुसलमानों के लिए अलग से मताधिकार, मतलब मत का अधिकार अलग से, और उसके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना करी गई थी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम के तहत। अच्छा, इस अधिनियम के तहत और क्या-क्या बातें थी जो मुख्यतः आपको याद रखनी चाहिए? ये सब बातें थी कि जो इसके पहले जो हमने देखा था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, उसमें था कि केंद्रीय भारतीय विधान परिषद में, भारतीय विधान परिषद में जब बजट पेश होगा, तो उस समय भारतीय सदस्य उसमें बहस में भाग ले सकते हैं, उसमें बजट पर केवल प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन मार्ले मिंटो सुधार में ऐसा अधिनियम आया कि भारतीय लोग या फिर भारतीय सदस्य जो भारतीय विधान परिषद में हैं, वो किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के सार्वजनिक विषयों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा चीज होगा जो कि भारतीयों को लेकर के कोई किसी प्रकार का भेदभाव होगा या फिर उसके साथ का कोई ऐसा इशू होगा, उसको लेकर के सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार अब दे दिया गया किसे? भारतीय सदस्यों को। पृथक निर्वाचन तो हमने देख ही लिया कि पृथक निर्वाचन यहाँ पर किया गया कि अलग से मुसलमानों के लिए, अलग से हिंदुओं के लिए अलग-अलग क्या किया गया? यहाँ पर दे दिया गया सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन करवा दिया गया 1909 अधिनियम के तहत। और इसमें क्या कहा जा सकता है कि जो केंद्रीय केंद्रीय तथा प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में एक
एक भारतीय परिषद को नियुक्त किया गया। किस अधिनियम के तहत? एक भारतीय परिषद को नियुक्त किया गया। किस अधिनियम के तहत? तो याद रखिएगा, मार्ले-मिंटो सुधार 1909 के तहत। मार्ले-मिंटो सुधार 1909 या फिर 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में भारतीय एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति करी गई। और याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पहला भारतीय सदस्य इसी अधिनियम के तहत बना था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पहला भारतीय सदस्य, आप लोग इसे नोट्स बना सकते हैं, पहला भारतीय सदस्य इसी अधिनियम के तहत बना था। तो हम लोग क्या देखें कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था मार्ले-मिंटो सुधार के तहत करी गई थी 1909। अच्छा, अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख यहाँ पर है कि निम्न में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? अच्छा, भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई थी, वो क्या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत करी गई थी? जी नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत करी गई थी? जी नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत करी गई थी? जी नहीं। तो इसका मतलब है, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप बताइए कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत करी गई थी? तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। और इस अधिनियम के तहत ही 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ही भारत में संघीय न्यायालय, ठीक है, भारत में संघीय न्यायालय और संघीय बैंक की स्थापना करी गई थी। भारत में संघीय या न्यायालय जो फेडरल कोर्ट है, उसका स्थापना फेडरल कोर्ट जिसका स्थापना और फेडरल बैंक का स्थापना किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर। और ये संघीय न्यायालय की स्थापना कब करी गई थी? तो 1 अक्टूबर 1937 को, 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई थी। तो यहाँ से ये हो जाएगा, अगर हम लोगों ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करी है, तो यहाँ से इसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग कुछ जानकारी भी ले लेते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो इम्पोर्टेंस है, वो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि अभी जो वर्तमान में संवैधानिक ढांचा है, वर्तमान में जो संवैधानिक रूप है, ये इसका काफ़ी हद तक आधार स्रोत यही बना भारत सरकार अधिनियम 1935। और लगभग भारत सरकार अधिनियम 1935 के सारे एक्ट अधिनियम आपको इसके झलक दिखाई देंगे भारतीय संविधान जो प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अखिल भारतीय यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। आप बोल सकते हैं कमेंट में, नहीं तो फिर डायरेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन के हिसाब से आंसर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, अखिल भारतीय संघ का भी निर्माण इसी के तहत किया गया था। दूसरा यहाँ पर यह है कि प्रांतों में द्वैध शासन जो डायरकी है, प्रांतों में डायरकी को समाप्त कर दिया गया। पर प्रांतों में डायरकी को समाप्त कर दिया गया और कहाँ पर लगा दिया गया? केंद्र में डायरकी लगा दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन को लगा दिया गया, ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन को यहाँ पर लगा दिया गया। संघीय न्यायालय और संघीय बैंक की स्थापना की थी। और इस अधिनियम के बारे में नेहरू जी ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, एक कार जिसमें ब्रेक तो है, आप यहाँ से सुन भी लिए होंगे तो हो गया, ठीक है, लिखना ज़रूरी नहीं है। एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ऐसा कहा था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1936 में, ठीक है, कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1936 में, उस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को नकार दिया गया था। तो ये यहाँ से हम लोग इतनी बात की जानकारी ले लिए। भारत का जो संघीय न्यायालय है, वो निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? आप यहाँ से बता सकते हैं कि भारत का संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित किया गया था, 1 अक्टूबर 1937 को। और किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? किस अधिनियम में इसका प्रावधान था? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बनाया गया था, जिस अधिनियम का 1935 भारत सरकार अधिनियम का सारा लगभग यह कह सकते हैं कि पूरा का पूरा बेस या फाउंडेशन जो भारतीय संविधान का बना है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही बना है। तो 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधान किया गया था संघीय न्यायालय का और संघीय बैंक का भी, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं
केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो अभी हम लोगों ने बात किया कि केंद्र में जो द्वैध शासन है, जो केंद्र में द्वैध शासन है, किस अधिनियम के तहत लगाया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत और प्रांतों से द्वैध शासन को हटा दिया गया था। प्रांतों से जो ड्यूअल गवर्नमेंट या फिर डायरकी है, उसको हटा दिया गया था प्रांतों से। अच्छा, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई थी। पूर्ण स्वायत्तता, पूर्ण स्वतंत्रता प्रांतों को दे दिया गया और 1935 के तहत ही क्या-क्या क्या किया गया था? अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया था। जो बात यहाँ पर बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय संघ का भी गठन किया गया था 1935 के तहत। केंद्र स्तर पर द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन को सॉरी केंद्र स्तर पर द्वैध शासन लाया गया, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। संघीय न्यायालय एवं संघीय बैंक का स्थापना 1935 के तहत किया गया था। नेहरू जी ने कहा था, एक ऐसा कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ऐसा नेहरू ने इसके बारे में कहा था। अब यहाँ से देखिए, निम्न में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अब आगे देख लेते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919, यहाँ पर जब बात आ रही है 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में, तो हम लोग पहले 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में बात कर लेते हैं कि इस अधिनियम में क्या-क्या ऐसा प्रावधान था जो कि किया गया था। सबसे पहले 1919 के भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और ऐसा क्यों कहा जाता है? तो मॉन्टेग्यू जो रहे थे, वो रहे थे उस समय भारत सचिव और चेम्सफोर्ड यहाँ के गवर्नर जनरल थे। इसीलिए इस समय जो अधिनियम लाया गया उसे कहा गया, भारत 1919 के भारत शासन अधिनियम को कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अच्छा, इसी अधिनियम के तहत भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। तो अभी जो आप यूपीएससी वगैरह देख रहे हैं, वो उसका शुरुआत कब से हुआ? लोक सेवा आयोग का गठन जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया। अच्छा, इस अधिनियम के तहत पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार इसमें मिला, ठीक है? महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम यह कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो प्रत्यक्ष, याद रखिएगा सारी की सारी बातों को जो यहाँ पर कहा जा रहा है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत भी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही हुआ। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, इससे पहले हमने देखा था कि 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, उस अधिनियम में चुनाव पद्धति का शुरुआत हुआ था, लेकिन वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली था। तो इस प्रकार की प्रश्नों में आप नहीं फंसिएगा। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि प्रांतों में द्वैध शासन का आरंभ यहीं पर हुआ। प्रांतों का द्वैध शासन डायरकी का शुरुआत हुआ 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। प्रांतों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए याद रखिएगा। प्रांतों में द्वैध शासन का शुरुआत यहीं से हुआ था और पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का भी स्पष्ट रूप से प्रयोग हुआ था। इसी उत्तरदायी शासन शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, और इसी अधिनियम के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों को अलग-अलग बाँट दिया गया था। इसी अधिनियम के तहत केंद्र तथा प्रांतों के अलग-अलग विषयों को बाँट दिया गया था। याद रखिएगा, केंद्रीय विषय में विदेशी मामले थे, रक्षा था, डाक तार था, सार्वजनिक ऋण था। प्रांतीय विषय में कह सकते हैं कि जो स्थानीय स्वशासन, जैसे कि प्रांतों में द्वैध शासन को लाया गया था, उसी तरह से उत्तरदायी शासन भी था। तो स्थानीय स्वशासन प्रांतीय विषयों के दे दिया गया था। शिक्षा, चिकित्सा, ये सब प्रांतीय विषय में आ गया था, ठीक है। तो इसके बारे में हमने देखा। तो यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। वहीं पर जो मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की
की व्यवस्था कब करी गई थी? तो ये तो था कौन-सा सुधार? ये था आपका जो हमने देखा मार्ले-मिंटो सुधार 1909 उसमें ऐसा था, तो इसके लिए तो ये गलत हो जाएगा। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, तो यहाँ पर सही बात है, केंद्र तथा प्रांतों में शक्तियों का बँटवारा कर दिया गया था, केंद्र तथा प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था और ऐसा कहा जा सकता है कि केंद्र में जो द्विसदनीय व्यवस्था थी, जैसे कि उच्च सदन तथा निम्न सदन, केंद्रीय विधानसभा या फिर इस प्रकार की व्यवस्था जो है, वो आपको 1919 के भारत शासन अधिनियम में देखने को मिलती है। तो इसके बारे में हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन हुआ, उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग हुआ, वहीं पर केंद्र तथा प्रांतों में जो शक्तियों का बँटवारा हो गया, अलग-अलग विषय दे दिए गए, तो ये हम लोगों ने देख लिया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3, ठीक है? अब हम लोग आगे देखते हैं। ये तो इंग्लिश में है, आप इंग्लिश में इसे देख सकते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? अभी हम लोगों ने देखा था कि 1919 के भारत शासन अधिनियम या फिर भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा के जो पहली बार भारतीय विधान पालिका को द्विसदनीय बनाया गया था या फिर केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के तहत करी गई थी? तो अभी हम लोगों ने देखा था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था करी केंद्रीय द्विसदनीय व्यवस्था इसके तहत करी गई थी। सारी की सारी बातों को यही याद कर लेना है, ठीक है? केंद्रीय द्विसदनीय या बाइकैमरल जो क्या बोलते हैं कि लेजिस्लेचर को इंडियन लेजिस्लेचर को बाइकैमरल कौन से अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। पहला जो सदन था उसे उस समय क्या कहा गया? राज्य परिषद कहा गया। पहला जो सदन था, उच्च सदन उसे राज्य परिषद कहा गया और दूसरा सदन को क्या कहा गया? ये भी याद कर लीजिएगा। दूसरा सदन था केंद्रीय विधानसभा, ठीक है? केंद्रीय विधानसभा, तो ये याद हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या-क्या दिया गया था? महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था, ठीक है? उसके बाद क्या कहा गया था? लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लोक सेवा आयोग, उसके बाद उत्तरदायी शासन का शब्द जैसा प्रयोग किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत करी गई थी, ये सब हम लोगों ने पीछे ही देखा और उसके बाद केंद्र तथा प्रांतों में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। स्त्रियों को वोट देने का अधिकार मिला, ये सब कुछ बात है। केंद्रीय द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई, राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधानसभा, ये सब बातें हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं। केंद्र में कौन-सा एक्ट द्विसदनीय विधायक लाया था? अच्छा, केंद्र में द्विसदनीय विधायक कौन-सा एक्ट लाया था भैया? तो केंद्र में द्विसदनीय जो एक्ट है, वो कौन-सा विधेयक लाया था? तो ये हम लोगों ने देखा 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम इसने लाया। अब आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किस इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रपति अभी जो भारतीय राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का शक्ति है, वो किस अधिनियम से प्रेरित है? जैसा कि हमने कहा कि भारतीय संविधान के विकास की कड़ी वहीं से शुरुआत होती है, तो द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इश्यू ऑर्डिनेंस टू इज़ ड्रिवन बाय कौन-सा ऐसा एक्ट है? तो इसके बारे में यहाँ सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। लेकिन इसके पहले हम लोग थोड़ा-सा बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 इसके बारे में हमने बात भी किया था कि जो यहाँ पर क्या था कि भारतीय परिषद अधिनियम इसमें क्या था कि वायसराय जो उस समय का वायसराय था उसको ऐसा आदेश दिया मतलब ऐसा शक्ति प्रदान किया गया कि वायसराय जो है इमरजेंसी के केस में आपातकाल में अध्यादेश जारी कर सकता है। इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है वायसराय 1861 के अधिनियम के तहत, ठीक है? इमरजेंसी में वायसराय ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है और ये ऑर्डिनेंस 6 माह तक लागू रहता है। जिस दिन जारी किया जाता है उससे 6 माह की अवधि तक अध्यादेश जारी रहेगा, मतलब अध्यादेश लागू रहेगा। अच्छा, वायसराय की परिषद को 1861 के तहत जब बात कर ही लेते हैं इसके बारे में, वायसराय की परिषद को कानून बनाने का शक्ति भी दिया गया था, ठीक है? कानून बनाने का शक्ति दिया गया था। लेकिन अभी जो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, क्या 1861 से है? तो जी नहीं, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 के
धारा 42 तथा 43 से ली गई है। धारा भारत सरकार अधिनियम के धारा 42 तथा 43 से अभी जो भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इसी से प्रेरित है, इसी से इंस्पायर्ड है। इसीलिए आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं अभी, कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो या उसे याद रख लीजिएगा, अनुच्छेद 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि केंद्रीय विधानसभा, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत कब-कब हुआ था? तो उसे याद रखिएगा कि जो 1926 में और 1945 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत में हुआ था। 1926 और 1945 में जो केंद्रीय विधानसभा चुनाव हुआ था भारत में, वह भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय विधानसभा चुनाव 1926 और 1945 में हुआ था। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वाज हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो 1926 और 1945 में 1926 और 1945 में जो केंद्रीय विधानसभा का लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। इसे आप याद रख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और सी। अगला देखते हैं कि जो निम्नलिखित में से, याद रखिएगा, जो हम निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी है, जो संवैधानिक निरंकुश हो सकता है, इस पर संविधान पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता। सबसे ऊपर भारतीय संविधान है, सब कोई संविधान पर ही काम करेगा, संविधान के तहत ही चलेगा, संविधान के आधार पर ही चलेगा। तो जो संवैधानिक निरंकुशता, जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी है, उसका सिद्धांत किससे लिया गया है, या फिर वह जो निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? तो याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही लिया गया है संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत। मतलब 1935 के आधार पर ही कि संविधान ही श्रेष्ठ है, संविधान ही सर्वोच्च है। इसका आधार कौन से अधिनियम से लिया गया? 1935 के आधार से। और अभी हमने देखा था कि 1935 के अधिनियम में ही भारतीय संघ की स्थापना करी गई थी। इस अधिनियम के में प्रावधान था भारतीय संघ की स्थापना। वहीं पर जो संघीय न्यायपालिका है, जो फेडरल कोर्ट है, इसकी स्थापना भी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत की गई थी। संघीय बैंक की स्थापना भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत करी गई थी। वहीं पर केंद्र तथा प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन भी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत करा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1935। और आशा करते हैं कि आपको ये सब जो सेक्शंस है, जो प्रावधान है, वो भी आपको याद हो रहे होंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन, जो अभी भारतवर्ष में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, यह किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? जैसा कि यही से हमें पता चल रहा है कि जो भारतीय संविधान की जो नींव पड़ी है, वो कहाँ से पड़ा है? तो ये सब अधिनियम पर, चार्टर एक्ट पर, अभिलेख पर, जितने भी जो परिषद अधिनियम आए, इन सब पर पड़ा हुआ है, जो अंग्रेजों ने समय समय पर जारी किया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह प्रावधान था, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान कहां पर हमको देखने को मिला था? भारत सरकार अधिनियम 1935। इसी में संघीय न्यायपालिका, संघीय बैंक, इन सब का के भारतीय संघ की स्थापना का भी प्रावधान था। ये सब हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि यह जो है निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। तो जी हाँ, था, जैसा कि हमने पहले देखा है। अवशिष्ट विषय, जो रिमेनिंग पावर्स होते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो अवशिष्ट शक्तियां होती है, अवशिष्ट विषय, वो विषय होता है जो केंद्र को
या फिर राज्य को में से कोई बच जाता है तो वो शक्तियाँ जो है अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, वो प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। तो ये ऐसा नहीं हुआ था 1935 के अधिनियम के तहत अभी हम लोग बात करेंगे, यही गलत है, ठीक है? यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। जी हाँ, क्योंकि केंद्र में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, केंद्र में डायरकी को खत्म कर दिया गया था और केंद्र में डायरकी को लगाया गया था और प्रांतों में द्वैध शासन को हटा दिया गया था और प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात का संकेत भी हमको 1935 के अधिनियम से मिलता है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो ये सारे के सारे सही हैं, यही गलत था। तो यहाँ से हम लोग यह देख सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इस बात को आपको इसको जान जाना चाहिए कि जो संघ में जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी, भारतीय सरकार 1935 के तहत जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी, वो प्रांतों को नहीं दी गई थी। वो प्रांतों को नहीं दी गई थी, बल्कि अभी जैसे कि जो भी अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, जो कि जिस शक्ति पर राज्य का नियम नहीं बना सकता और वो तो किसके पास चला जाता है? वो चला जाता है केंद्र के पास। तो उसी प्रकार उस समय जो शक्तियाँ बच जाती थी, अवशिष्ट शक्तियाँ, वो गवर्नर जनरल को प्रदान था, ना कि गवर्नर जनरल को दिया गया था, ना कि प्रांतों को। इसीलिए आपको ये बात याद रखना चाहिए कि अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतीय विधायकों को नहीं दिया गया था, गवर्नर जनरल के परिषद को दिया गया था। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? तो अभी तक हम लोग पूरा कहानी पढ़ चुके हैं, पूरा रामायण हम लोगों ने सुन लिया है और अगर आप लोगों को आपने पूरा रामायण सुना है, तो आप बता सकते हैं कि सीता कौन थी? तो सीता जो थी, यहाँ पर हम बात करेंगे 1935 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। फेडरल सिस्टम और ड्यूअल रूल क्या कब इंप्लीमेंटेड किया गया था सेंटर में? तो बाय द एक्ट ऑफ 1935। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ भी कब ये इसका प्रावधान किस अधिनियम के में किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में हम लोगों ने अभी देखा इसके बारे में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये प्रावधान किया गया था। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं 1935 के अधिनियम के द्वारा 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला जो अधिनियम था, उसके द्वारा स्थापित संघ में जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी, वो किसको दी गई थी? अभी हम लोगों ने देखा था प्रांतीय विधानमंडल को नहीं दिया गया था, संघीय विधान पालिका को नहीं दिया गया था, प्रांतीय गवर्नरों को नहीं दिया गया था, बल्कि गवर्नर जनरल को सुपुर्द कर दिया गया था। तो हम लोग यहाँ क्या देखेंगे? इंग्लिश में आप देख सकते हैं, हु हैज़ गिवन द रिमेनिंग पावर इन यूनियन एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ 1935। तो ये था ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर को दिया गया था या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को दिया गया था टू द गवर्नर जनरल या फिर प्रोविंशियल गवर्नर। तो ये दिया गया था गवर्नर जनरल। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन-सा एक भारत शासन अधिनियम, अभी तक हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया है, जितना इम्पोर्टेंट हो सकता है पढ़ लिया है। 1935 में स्वीकार हुआ, महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। देश के लिए लिखित संविधान क्या भारत शासन अधिनियम 1935 में था? तो जी नहीं, देश के लिए लिखित संविधान की बात भारत शासन अधिनियम 1935 में नहीं था, बल्कि भारतीय संविधान का उल्लेख सबसे पहला किसने किया था? क्रिप्स मिशन ने किया था। जो क्रिप्स मिशन भारत आया था, उसने भारतीय संविधान का वकालत किया था। भारतीय संविधान होना चाहिए, तो भारत के संविधान का सबसे पहला उल्लेख क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था, न कि भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो ये गलत हो जाएगा। वहीं पर विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, तो ये सही है, 1935 में था। एक संघ की योजना पर विचार, एक संघ बनाया जाएगा, संघीय व्यवस्था, ये भारत शासन अधिनियम 1935 में था। वहीं पर विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का नॉमिनेट किया जाना, तो ये भी यहाँ पर किया गया था। तो केवल देश के लिए लिखित संविधान का जो प्रावधान है, जो अवधारणा है, वो शासन अधिनियम में नहीं था। अब हम लोग आगे देखते हैं कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण। चलिए ये देखते हैं कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इज इंपॉर्टेंट। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट इज द मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो अभी वर्तमान का भारतीय संविधान है, इसका प्रमुख स्रोत आपको बहुत हद तक कौन सा मिलेगा? आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला मिलेगा। यह कह सकते हैं कि जो इसका आधार स्रोत है भारतीय संविधान के अभी का, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा जाए तो कहीं से गलत नहीं होगा। जैसा कि 1935 में क्या क्या प्रावधान था हमने देखा, एक बार और देख लेते हैं। संघीय सरकार की व्यवस्था, तो अभी हम लोग भारत सरकार, भारतीय संविधान में संघीय सरकार की व्यवस्था है, ऐसा हम लोग देखते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें क्या था कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करी गई। दूसरा, केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। ठीक है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन को हटा करके स्वायत्तता प्रदान करी गई, स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो प्रांतों में स्वायत्त द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था कि 1935 के अधिनियम के द्वारा। वहीं पर केंद्रीय मंडल द्विसदनीय बनाया गया था, द्विसदनीय बाइकैमरल बनाया गया था। किसके द्वारा? भारतीय संविधान भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो अभी हम लोग देखते हैं द्विसदन वाला केंद्रीय विधानमंडल। ठीक है। उसके बाद प्रांतीय शासन व्यवस्था था, प्रांतीय विधानमंडल था। केंद्र तथा प्रांतों के बीच, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन भी अभी हम लोग देखते हैं। समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, केंद्र सूची है, जो कि अनुच्छेद के संविधान के अनुसूची 7 में आपको देखने को मिलती है। उन लोगों के बाद उन सब पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे की क्लासेस में। ठीक है। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, तो ये सारी की सारी चीजें हमें किसमें देखने को मिलती हैं? तो ये हमें देखने को मिलती है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। वहीं पर संघीय न्यायपालिका की स्थापना भी हम कहाँ देखें? भारत सरकार अधिनियम 1935 में देखें। संघीय बैंक की स्थापना को हम लोगों ने देखा। तो हम लोग कह सकते हैं कि बहुत हद तक भारतीय संविधान जो अभी हमको देखने को मिलती है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत देखने को मिलती है। इसीलिए हम कह सकते हैं यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। अब आगे देखते हैं। तो कहता है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा बर्मा जो अभी म्यांमार है, बर्मा भारत से अलग हुआ? तो आपको याद रखना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान किया गया था कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाएगा। तो बर्मा मतलब पहले भारत का ही हिस्सा था। तो यह 1937 में बर्मा 1937 में बर्मा और भारत क्या हुआ? अलग हो गया। 1937 में बर्मा और भारत को अलग कर दिया गया। और यह किस एक्ट में यह प्रावधान किया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। तो हम लोग घटना चक्र से पूरा क्वेश्चन को, भारतीय संविधान के विकास को देख लिए हैं। अगर आपको इस तरह का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिएगा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर इस तरह का वीडियो आपको चाहिए और तो आप कमेंट करें। अगर आपको चाहिए कि नहीं जल्दी जल्दी हम लोग करके निकल जाएं, केवल क्वेश्चन क्वेश्चन करा दिया जाए और इस प्रकार से निकल जाए, तो उस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं। आपके कमेंट पर, आपके रिस्पॉन्स पर हर कुछ डिपेंड करेगा। आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक